हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार। हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी मैं मैक्सिमम वीडियोस आपके लिए बना सकी उसे देखें। तो हम पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा लास्ट वीडियो था जिसमें हम पढ़ रहे थे मेडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आपने देखा कि कैसे उसने कोशिश की अच्छा साम्राज्य बनाने की, अच्छे प्रशासनिक प्रयोग करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसमें उसको हम जल्दबाज भी मानते हैं, थोड़ा घमंडी भी मानते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसिस को भी हमने साथ में रखा है। तो हम उसको सिर्फ उसकी ही गलतियां नहीं देख रहे हैं, हम सर्कमस्टांसिस को भी देख रहे थे। तो अब है आगे हम पढ़ने वाले फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है 1351 से लेके 1388 ईस्वी तक है। ये फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का दोनों का आपस में बहुत प्यार था। तो जब भी मोहम्मद बिन तुगलक अपने राज्य से बाहर जाता तो पीछे से फिरोज शाह तुगलक ही उसके साम्राज्य को संभालता था। तो जब उसकी मृत्यु हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये उस वक्त गद्दी पे बैठने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसके साथियों ने, अमीरों ने इसको बोल के कि अभी ही साम्राज्य संभालना पड़ेगा, तो इसने गद्दी जो वो एक्सेप्ट कर ली। हालांकि ये भी माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि उसकी गद्दी किसको मिलेगी, फिरोज शाह तुगलक को। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हम फिरोज शाह तुगलक को। एक लंबा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके फैक्ट्स तो इतने इंपॉर्टेंट है ना, तो जितना भी मैंने इसमें रेड किया होगा वो समझ लो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसे हमने याद रखना ही रखना है। तो फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था, जिसका जन्म 1309 में हुआ। इसके पिता का नाम रजब है, और जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में सिपह सलार थे, और माता जो थी वो बीबी जैला है, अबोहर के राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। ठीक है, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु पर ठट्टा के स्थान पर ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक हो गया। जहां पे उसकी मृत्यु होती है वहीं इसका राज्याभिषेक हो जाता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसके बाद है मोहम्मद तुगलक जो था वो एक ऐसा, हमने देखा कि ऐसा शासक था जिसने हमेशा अपनी मर्जी की है, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। इसने अपने राज्य में अमीरों को, उलेमा को, सबको सम्मान दिया और उनके साथ मिलके ही राज्य चलाया। ठीक है, तो ये दोनों की आपस में जो सोच है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन प्यार बहुत था। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने 37 ईयर्स तक राज्य किया है। तो एक लंबा टाइम पीरियड वो राजा बन के रहा है, और उसने 300 नगरों, लगभग 300 नगरों की स्थापना की है। इसे कट्टर मुसलमान कहा गया है, क्योंकि ये इसने बहुत सारे सुधार किए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो सारे सुधार मुस्लिम लोगों के लिए ही किए गए हैं। कुछ उसकी नीतियां तो हिंदुओं के लिए बहुत बुरी भी सिद्ध हुई हैं, और इसने तो ये भी किया कि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करेगा उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा, जिसे बोलते हैं हम जजिया। जजिया आपको पता है ना, हिंदुओं पे लगाया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकार इसे धर्मांध और असहिष्णु शासक मानते हैं, यानी कि वो धर्म के लिए कट्टरवादी था और असहिष्णु था, यानी वो किसी दूसरे धर्म को नहीं मानने देता था। और उसका मेन काम क्या था कि वो इतने सारे लोगों में एक अच्छा अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। उसने जो बुरे दंड थे, हर तरह के दंड जो लोगों को कष्ट देते थे, आपने बार बार ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ उसके मुस्लिम साम्राज्य की बात हो रही है। तो जाओ उसके जो उसके सेवक थे, उसके साम्राज्य में जो लोग काम करते थे, उनकी बात हो रही है। आम जनता जो उसके धर्म को नहीं मानने को तैयार, उसके अधीन नहीं है, उनके लिए नहीं है। तो उसने सबके लिए दंडों को कम कर दिया, सुल्तान को भेंट देने की प्रथा बंद कर दी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उसने बहुत सारे पहले से ही चलते हुए करों को बंद कर दिया, 23 कर कम से कम उसने बंद कर दिए। ठीक है, 4 कर ऐसे थे जिनको उसने चलने दिया, जजिया, जकात, खमस और खराज, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनको हम फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये पहला सुल्तान था जिसने अपने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया कि कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये सारा इसने अपने राज्य में तैयार करवाया। ठीक है, और ये हमने पढ़ लिया कि वो उलेमा वर्ग और अमीरों को उसने अपने साथ रखा, और ये ऐसा सुल्तान था जिसने इन लोगों को बहुत महत्व भी दिया। और इसने तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इससे पहले जितने मुस्लिम शासक हुए हैं उन्होंने जजिया कर लगाया, लेकिन ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। इसने तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ठीक है, तो उसने अपनी जीवनी लिखी फतुहाते फिरोज शाही,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने 300 प्राचीन संस्कृत ग्रंथों को फारसी में लिखवाया। विद्वान कौन थे? अजाउद्दीन खालिद द्वारा फारसी में उनको लिखवाया गया। और जो उसने ये जहां पे इन सबको इकट्ठा किया उस संग्रहण को नाम दिया गया दलियाले फिरोज शाही। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना। और उसके अलावा उसने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। अधा और भिख कहा जाता था। आगे हम फिर डिटेल में पढ़ लेंगे इनको। कुछ कोटेशंस हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है। उसने मदरसे बनाए, मकतबे बनाए। इस तरह से उसने उसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उसके अभियान कि उसने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी। हालांकि उसने ये लड़ाइयां अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नहीं लड़ी, पर फिर भी उसे लड़नी पड़ी क्योंकि वो अपने साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा करना चाहता था और उन लोगों को मजा चखाना चाहता था जो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है उसका बंगाल का अभियान 1353 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास के खिलाफ। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात ये बंगाल का जो गवर्नर है शमसुद्दीन इलियास, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो फिर वो फिरोज तुगलक वहां पे जाता है बंगाल कि इसको मजा चखाएंगे और इससे टैक्स इकट्ठा करके आएंगे। तो जो इलियास है वो एक दला के दुर्ग में छुप जाता है। सुल्तान उसको चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इनमें संधि हो जाती है। तो संधि होने के बाद, संधि का मतलब यही है कि दोनों की शर्तें मानी जाएंगी। अगर फिरोज शाह तुगलक उस पर हमला करता है, जीत लेता है, तो फिर फिरोज शाह की बात मानी जाएगी। क्योंकि दोनों की बातें मानी जाती हैं तो कुछ पैसे लेके वो उससे वहां से वापस आ जाता है। और वो इलियास ये बोल देता है कि ठीक है, उसको उसकी अधीनता स्वीकार है, लेकिन वो स्वीकार करता नहीं है। तो वो वापस आ जाता है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद इलियास की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है सिकंदर। वो इलियास से भी ज्यादा अत्याचारी शासक होता है और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और वो दिल्ली को टैक्स भेजने के लिए भी तैयार नहीं होता है। तो इस वजह से फिर उसको फिरोज शाह तुगलक को वापस जाना पड़ता है बंगाल। वहां पे फिर से हमला करता है और जो सिकंदर है वो फिर से एक दला के दुर्ग में छुप जाता है। तो वो दुर्ग बहुत शक्तिशाली है, वहां से जो छुप जाए उसको बाहर निकालना मुश्किल है। तो फिरोज शाह तुगलक बिना युद्ध किए वहां से वापस आ जाता है। तो यहाँ पे उसको कोई खास महत्वपूर्ण फायदा नहीं होता है। उसके बाद अगला जो उसका हम युद्ध देखते हैं वो है जाजनगर उड़ीसा पर। जगन्नाथ मंदिर को वो ध्वस्त कर देता है। ठीक है, वापस आ रहा है दिल्ली की तरफ, तो उसने रास्ते में उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर को तोड़ दिया। उसने अच्छी तरह से उसको खत्म कर दिया और वहां से खूब धन दौलत लूट ली। उसके बाद वो कांगड़ा में नगरकोट नामक स्थान पे आक्रमण करता है 1361 में, ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर। ठीक है, और वहां की मूर्ति को भी वो तोड़ देता है। उसके बाद वो थट्टा पे, सिंध का इलाका है, 1362 में, वहां पे भी वो अभियान करने के लिए अपनी सेना को भेजता है। सेना रास्ता भटक जाती है और इवन कोशिश भी करता है जीतने की, लेकिन वो सिंध के अभियान में कुछ खास सफल नहीं हो पाता है। तो उसके इस अभियान का भी काफी मजाक उड़ाया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें हम याद रखेंगे। अगर तो आप बीए के एग्जाम दे रहे हो अंडर ग्रेजुएट, तो उसमें अभियान वगैरह तो नहीं पढ़ने, लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उसमें ये सारी डिटेल्स आती हैं, तो आप इसको इसलिए पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारी लड़ाइयों के बाद फाइनली ये रिजल्ट निकलता है कि वो कुछ इलाकों को जीत तो नहीं पाया, लेकिन हाँ जो उससे स्वतंत्र हो गए वो उनको भी दोबारा अपने इलाके में नहीं मिला पाया। तो कुछ खास उसका ये अभियान अच्छा नहीं रहा है, पर उसने प्रशासनिक काफी सुधार किए हैं। हालांकि ये माना गया है कि उसका साम्राज्य छोटा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से छोटा नहीं था। ये बात मानी गई है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हो गया, छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और उसके बाद हमले होने शुरू हो गए। यहाँ पे मंगोलों के हमले होने शुरू हो गए या कई और तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। फाइनली ये जब वंश खत्म हो गया तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत के हालात जो थे खराब होने शुरू हो गए। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा राजा रहा हो जिसने दिल्ली सल्तनत को संभाला हो। तो कुछ उसके बारे में अच्छी बातें भी कही हैं कि सल्तनत युग का अकबर है, कल्याणकारी निरकुंज शासक कहा गया है उसे, और उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया है क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो अयोग्य थे। ठीक है, और लास्ट जो इस वंश का शासक है वो है नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये माना गया है कि फिरोज शाह के अंतिम दुख दिन जो थे वो दुख भरे बीते। ठीक है, उसका जो पुत्र था उसकी भी मौत हो गई। उसको उसके जो उम्मीदें थी
वो काफी एज्ड व्यक्ति था, 80 साल की उम्र में उसकी मृत्यु होती है, तो वो काफी एज था, तो वो ये चाहता कि उसका अंतिम समय अच्छा निकले, उसके पुत्र हों वहां पे, तो वो उसका साम्राज्य संभाले। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा होता है और उसके पौत्र को गद्दी दी जाती है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ अड़चने आती हैं। तो इस तरह से उसको उसकी मृत्यु हो जाती है और हौज खास परिसर दिल्ली में उसको दफन कर दिया जाता है। ये हैं उसके उत्तराधिकारी, आप इसे नोट कर सकते हैं। और सभी नाम मात्र के शासक ही रहे हैं। पहले ग्यासुद्दीन तुगलक का शाह है, फिर उसके बाद अमीरों ने जफर खां के पुत्र अबू बकर को बिठा दिया, उधर से शहजादा मोहम्मद ने अमीरों की सहायता से गद्दी ले ली, फिर आपस में युद्ध हुए। सो फाइनली मोहम्मद और अबू बकर में युद्ध हो रहा है, फिर गद्दी छीनने के लिए फिर से युद्ध हो रहा है, फिर अमीरों के गुट बन गए हैं नसीरुद्दीन और नुसरत शाह के लिए। तो उसमें भी लगातार हम देख रहे हैं कि दो दो गुट बने हुए हैं अमीरों के, एक गुट अबू बकर को बिठाता है, दूसरा मोहम्मद को, फिर एक गुट नसीरुद्दीन को बिठाता है, दूसरा नुसरत शाह को। एंड फाइनली क्या होता है, आखिर वाला जो हमारा है शासक वो नसीरुद्दीन बनता है। और उसके बाद जो है नसीरुद्दीन महमूद के बाद तकरीबन हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश का जो खात्मा हो जाता है। मल्लू इकबाल उसका प्रधानमंत्री है, महमूद का, नसीरुद्दीन का, ठीक है। तो वो अपने हाथ में ही सत्ता रखता है, वो राजा को पता ही नहीं लगने देता कि राज्य में क्या हो रहा है। तो ये सारा ऐसे ही हौच पौच चलता रहता है। जैसे ही नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु होती है तो सुल्तान की गद्दी पर दौलत खां का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और दौलत खां और तैमूर के उत्तराधिकारी खिज्र खां के बीच सुल्तान पद के लिए संघर्ष होता है और दौलत खां पराजित होता है। खिज्र खां ने 1414 में सुल्तान बनता है और एक नया वंश शुरू कर देता है, सैयद वंश। तो वो क्या करता है, खिज्र खां जो इनका वंश है तुगलक वंश है, उसके आखिरी शासक को हरा के खुद वो गद्दी पे बैठता है और नया वंश शुरू करता है, सैयद वंश, जो इसके बाद आता है, तुगलक वंश के बाद। ये हैं उसके समय की कुछ बिल्डिंग्स जो फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाई गई हैं उसके द्वारा। सबसे पहले है कोटला फिरोज शाह, ठीक है। ये एक दुर्ग है, आप पहले नंबर पे पिक्चर देख सकते हैं। और इसके पीछे देखें, आपको एक पिलर दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं, इजीली दिख रहा है हमारे पास ये पीछे, ये वाला। तो ये है अशोक का टोपरा गांव से लाया गया हुआ स्तंभ, ठीक है। ये पिलर अशोक का है और ये टोपरा गांव से लाया गया है। ये है कुश के शिकार, दूसरी बिल्डिंग जो नीचे है। ये जब जंगलों में शिकार करने जाते थे तो वहां पे उन्होंने एक भवन बना रखा था। यहाँ पे भी अशोक का एक स्तंभ लाकर रखा गया है और इसके सामने है जो इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद है फिरोज शाह का मकबरा, ये आपके सामने है, वर्गाकार इमारत है। और नीचे है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी खास बात देखें आप, इसके किस हिसाब से बनाया गया है। इसे अष्टकोण मकबरा कहते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 ऐसे ही पीछे 4 5 6 7 और 8 उसके कोण बनाए गए हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि 4 ही होते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है, इसे अष्टकोण तरीके से बनाया गया है। सफेद संगमरमर से बना हुआ मकबरा है। ये खिड़की मस्जिद है, ठीक है, और इसे भी काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। ये नीचे काली मस्जिद है और इसमें मेहराबों का प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद है कलम मस्जिद, उसकी पिक्चर मुझे नहीं मिली। तो ये उसकी बिल्डिंग है। अब आती है रिफॉर्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें हम नहीं भूल सकते, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें हजारों क्वेश्चन हैं, जितना रेड है बस वो उसको शॉर्ट आंसर में नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आता है हेल्प ऑफ द डिस्ट्रेस पीपल, दुखी लोगों के लिए उसने क्या किया। किससे दुखी थे लोग? फिरोज शाह तुगलक से नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक से दुखी थे। उसने इतना तंग कर दिया था जनता को कि अब लोग चाहते थे कि ऐसा राजा आए बस हमें मुक्ति दे दे। तो ऐसा ही राजा आया जिसने उन लोगों को मुक्ति दी। तो इसने सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ कर दिए, उसमें एक सौंदर्य ऋण भी शामिल था, वो भी माफ कर दिया। जब हमने मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा उसमें सब पढ़ा है। और उसने ये भी कहा है कि दुखी लोगों को दुखी करने से अच्छा है खजाना खाली हो जाए, तो खजाना नहीं मुझे बड़ा करना। तो उसने बहुत सारे लोगों के कर्जे माफ किए, बहुत सारी धन दौलत लोगों में बांट दी। और सबसे बड़ी बात उसने क्या की, उसने लोगों से माफीनामे लिखवाए, लेटर्स लिखवाए, जिसमें उसने लिखवाया कि उन्होंने उसके भाई मोहम्मद बिन तुगलक को माफ कर दिया है। फिर वो एक बड़े से उसमें ट्रंक में भर लिए और वो उसने किसमें कहाँ रख दिया,
जो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक की जो कब्र है उसके पास उसको दफना दिया। तो इस तरह से उसने दुखी लोगों से मोहम्मद बिन तुगलक का भी पीछा छुड़वाया और मोहम्मद बिन तुगलक से लोगों का भी पीछा छुड़वाया। उसके बाद आते हैं उसके एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 करों को उसने खत्म कर दिया और 4 कर रखे, जजिया, जकात और खमस और खराज। ठीक है, खराज जो है लगान है, खमस युद्ध में लूटा हुआ है, जजिया जो हिंदुओं पर लगाया गया है, जगात जो मुसलमानों पर लगाया गया है। और जो जगात है ना वो 2.5% लेना पड़ता था, 2.5% लेते थे मुसलमानों से। किनसे लेते थे? जो अमीर हैं। और कहां जाता था वो? जो गरीब लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, और एक हक ए शर्ब नामक नया टैक्स भी लगाया जो 1/10 भाग वसूला जाता था। ये सिंचाई कर था, ये उसने नया लगाया और बहुत कम लगाया, 1/10। और उसने टोटल टैक्स लिया कितना? अपने समय में उसने लगान जो लेना था वो कितना लिया? 1/3। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का हमने देखा 1/2 ले रहा है, और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक 1/2 ले रहा है 50%, तो इसने कितना लिया है? 1/3। कई जगह पर तो उसने 1/5 भी किया। और ब्राह्मणों से उसने जजिया कर लिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, हिंदुओं के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक मुस्लिम शासक है और वो सुन्नी मुसलमान है। वो अपने धर्म को ही प्रमोट करेगा, क्योंकि वो उसके खून में यही डाला गया है कि उसने अपने धर्म को ही मानना है। तो ये है टैक्स जिनके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है, ये आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ पे, खराज, जकात, खमस और जजिया। फिर उसने सिंचाई की कुछ सुविधाएं दी कि लोगों की अच्छी फसल हो, तो उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, और ये 5 की 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलुज से घग्गर तक 96 मील लंबी, सिरमौर से हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक। उसने कुएं भी खुदवाए, ये उसकी खासियत है। और उसने 1200 फलों के बाग लगवाए ताकि वहां से लोग इजीली फ्रूट ले सकें, खा सकें, जिसके लिए उन्हें कुछ भी पे ना करना पड़े। तो ये बहुत ही बड़े रिफॉर्म्स हैं। ऐसा राजा हर किसी समय में होना चाहिए ताकि जनता दुखी ना हो। उसके बाद उसने न्याय संबंधी सुधार किए, उसने काजी और मुफ्ती नियुक्त किए, उसने सारे कठोर जो सजाएं थी वो बंद कर दी, दंड देने, जैसे शरीर को काट देना, कोई भी अमानवीय दंड, काल कोठरी में डाल देना, ये सब उसने बंद कर दिया और अदालतें स्थापित कर दी। और वह पहला सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों को कट्टरता से पालन किया कि जो हमारे इस्लामी नियम हैं उनको ही पालन करना है। ठीक है, और मुफ्ती जो थे वो कानूनों की व्याख्या करते थे। धर्म गुरुओं का उसने फिर से प्रभाव बंद कर दिया। मुसलमान अपराधियों को मृत्युदंड देना बिल्कुल बंद कर दिया कि मुसलमानों को तो हमने मृत्युदंड देना ही नहीं है, कुछ भी गलती की हो, क्योंकि वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और वो हिंदू जनता को जिम्मी मानता था, उन्हें अपने धर्म के खिलाफ मानता था और इसलिए उनपे टैक्स लगा रहा था। उसने कुछ सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किए हैं। ठीक है, उसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बना दिया कि आगे से आगे उनके परिवार में ही सैनिक बनते रहेंगे, और फिर से उन्हें जागीरें देनी शुरू कर दी। जो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था उसने फिर से शुरू कर दिया, उनको जागीरें दे दी, उनको परमानेंट पोस्टें दे दी। और इसका क्या रिजल्ट निकला? योग्यता की जांच पर भी असर पड़ा। अगर निकम्मे लोग भी आने शुरू हो गए, रिजल्ट फ्यूचर में ही आने थे, इसीलिए उसके बाद कोई अच्छा राजा नहीं रहा, उसकी अच्छी सेना नहीं रही। उसने 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देना शुरू कर दिया। हमने देखा कि 80% पहले लेते थे सैनिक और 20% जो थे राजा लेता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उल्टा कर दिया था और इसने फिर से वापस वैसा ही कर दिया। और इसके अलावा उसने जागीरदारी प्रथा, भूमि को ठेके पे देना, ये सब शुरू कर दिया। जो बुरी बातें थी उसने शुरू की, उस वक्त लोगों को अच्छी लगी, लेकिन फ्यूचर में उसका फिर से नुकसान हुआ। उसने दास प्रथा को भी बहुत महत्व दिया। उसके खुद कितने दास थे? 1,80,000। ये जरूर याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है ये उसके समय का। और उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बंदगान। बंदगान यानी बंदियों का घर, जहां पे वो क्या करता था, वह दासों को रखता था। जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या बन जाए? उसका दास बन जाए। जितने लोग उसके पास आते थे, हमारे पास काम नहीं है, उनको दास बना के अपने राज्य में रख लेता था। उनको या भूमि दे देता था या नकद वेतन देता था। काम भी सिखाया जाता था, दस्तकारी। और ऐसे लोगों को जगह जगह पे, अलग अलग जगह पे काम करने के लिए भेज दिया जाता था। अगर काम है तो करेंगे, नहीं तो ये 1,80,000 लोग अगर फ्री भी बैठे हैं तो फ्री बैठे रहेंगे। इनका सारा खर्चा कौन उठा रहा है? राजा उठा रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसने जो बेरोजगार लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, ये तो वो लोग हैं ना जो कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो दास बन गए हैं।
वो लोग हैं ये जो दफ्तर ए रोजगार नामक डिपार्टमेंट खोला उसने कि यहाँ पे अपना नाम लिखाएं अगर आप काम करना चाहते हैं दफ्तर ए रोजगार में तो आपको काम मिलेगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीवान विजारत, भवन निर्माण कला के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया। हालांकि हम भवन निर्माण को रिफॉर्म्स में नहीं मानते, लेकिन उसने एक डिपार्टमेंट बनाया है इसलिए हम भवन निर्माण को रिफॉर्म्स में मानते हैं कि ये पहला व्यक्ति है जो एक डिपार्टमेंट बना रहा है और उनको बता रहा है कि कैसे काम करना है। तो उसने दीवान वजारत की स्थापना की भवन निर्माण के लिए, और भवनों का निर्माण मलिक गाजी और अब्दुल हक की देखरेख में करवाया, जितने भी भवन बनाए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यह भी कहा गया उसने 200 नगर, 20 महल, 30 पाठशाला, 40 मस्जिद, 100 अस्पताल, 100 स्नान गृह, 150 पुल, 5 मकबरों का निर्माण कराया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, और उसने सार्वजनिक निर्माण कार्य को प्रमुखता दी है। और इसके अलावा उसने कुछ जो इलाके बनाए हैं, जो शहर बनाए हैं, उनमें से हैं हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। तो जो फिरोजाबाद है वो यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय था। और जौनपुर नगर की नींव उसने चचेरे भाई फरुखदीन जौना की स्मृति में ही रखी थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे हम जूना खां कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने फिरोज शाह कोटला जो बनाया था वो आज भी आबाद है। ठीक है, जिसे कुश्के फिरोज यानी फिरोज के महल के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत सारी उसने इमारतें बनाई, हमने पहले भी देखा है। और दिल्ली हौज खास में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, वो भी हमने देखा है। तो ये माना गया है कि वो एक ऐसा शासक था जिसे हर चीज में इंटरेस्ट था। उसने अपने पुत्र के जन्मदिन पर फतेहाबाद का निर्माण किया था, और वो 2 अशोक के शिला स्तंभ लेख भी उठा लाया था, मैंने आपको दिखाया था पीछे पिक्चर में, खिजराबाद एवं मेरठ से। तो वहां पे दिल्ली में लाके उसने स्थापित कर दिए। अब देखिए, ये शिक्षा प्रसार भी उसने बहुत किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने मकबरे और मदरसे बनाए, और उसने जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उनमें से जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज, अफीफ, बर्नी और अफीफ आप नाम याद रख सकते हैं, इनको भी अपने राज्य में रखा। और हमने सीरत फिरोज शाही उसके समय में ही लिखी गई एक रचना है। तो ये शिक्षा का ही प्रसार है कि लिटरेचर लिखा जा रहा है, तो सीरत फिरोज शाही लिखी गई है उसके समय में, विद्वान का नहीं पता चला कौन है। और उसने ज्वालामुखी मंदिर से जो पुस्तकें चुराई हैं उनका उसने फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे दलायत फिरोज शाही के नाम से जाना गया है। हमने पीछे पढ़ा था 1300 ग्रंथों का, और जो कि आयुर्वेद से संबंधित है। उसने जल घड़ी का भी आविष्कार किया। अब आती है घूसखोरी, जिसे हम करप्शन बोलते हैं, कि कैसे लोग एक दूसरे को पैसे देके, घूसखोरी रिश्वत देके कैसे अपने काम करवाते हैं। तो इसके राज्य में घूसखोरी बहुत थी। किसी ने आके कंप्लेंट कर दी, घुड़सवार आता है कि मैं यहाँ पे हमारे जो जमींदार है वो क्या करता है, जब आप चेकिंग के लिए आते हैं तो वो फटाफट से घूस देता है और किसी का घोड़ा ले जाता है, कहीं से सवार ले जाता है, और इस तरह से वो अपने आप को बचा लेता है। तो खुद फिरोज शाह तुगलक ने उसको 1 टका दिया और कहा, जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम भी ये रिश्वत देके उसकी सेना में भर्ती हो जाना। तो इस तरह से वो घूसखोरी को कुछ बुरा नहीं मानता था, समय के अनुसार ढलने के लिए कहता था। फिर उसने कुछ सिक्के भी चलाए, हमने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, और इसमें से चांदी और तांबा का था, और एक और है शशगानी सिक्का उसने चलवाया था। और उसने अपने सिक्कों पर अपने पुत्र फतेह खां, जिसको वो अपना उत्तराधिकारी समझता था, उसका नाम भी लिखवाया था, खलीफा का नाम भी लिखवाया था। तो वो एक कल्याणकारी निरकुंश शासक था, और उसने निरकुंशता भी दिखाई और कल्याण भी किया। लेकिन फिर से याद रखना है कि वो इस्लाम धर्म को प्रमोट करने वाला था, और उसने इस्लाम धर्म से संबंधित ही काम किए हैं। इस्लाम धर्म को ही उसने अपने राज्य का आधार बनाया है, और जो उसका प्रधानमंत्री है खाने जहां मकबूल, उसका काफी सहयोग रहा है फिरोज शाह तुगलक के इन सारे कामों में। अब आते हैं उसके कुछ कल्याणकारी काम, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरात विभाग बनाया उसने, जिसमें मुसलमान अनाथ लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, विधवा हैं, सबके लिए मदद करने के लिए एक दान विभाग बनाया है दीवाने खैरात। शादी की जाएगी या उनको वहां पे रख के काम सिखाया गया या एजुकेशन दी जाएगी, वो सारा कौन करेगा? दीवाने खैरात। फिर है दारुल शफा, तो ये है एक अस्पताल बनवाया उसने, जिसमें मुस्लिम लोगों, जो मुस्लिम गरीब लोग हैं, उनका इलाज कराया जाएगा। दफ्तर रोजगार हो गया, ठीक है। और ये माना गया है कि उसके समय में जो टोटल इनकम थी वो थी 6 करोड़ 75 लाख टका।
और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना दान कर रहा है, इतना पैसा लोगों पे लुटा रहा है और फिर भी उसके पास इतनी इनकम हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी जनता भी उससे खुश है। तो मुस्लिम लोगों को तो उसने खूब खुश किया। ये उसके डिपार्टमेंट हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। और सराय बनाई उसने, जिसको हम होटल समझते हैं, लोग आते थे वहां पे रहते थे। और इस तरह से उसने ये सारे जो काम किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ उसने लिखा कहाँ है? अपनी जीवनी में लिखा है, जो है फतवात फिरोज शाह। तो ये था फिरोज शाह तुगलक, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसके बहुत सारे रिफॉर्म्स जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, खासकर उसके कल्याणकारी कामों को, नेक काम जो उसने किए हैं। ये बात अलग है कि उसने कौन से धर्म के लिए किए हैं, ये बात है कि वो सुल्तान था तो उसे पता था कि जनता को कैसे खुश करना है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि उस वक्त इस्लाम धर्म का बोलबाला था और हिंदू धर्म को दबाया जा रहा था, तो उसको लगा कि अभी मेरी जरूरत है इस्लाम धर्म का ही प्रचार करना, तो उसने अपनी समझ के अनुसार काम किया है। तो इसलिए इस्लाम धर्म में उसे बहुत ही ज्यादा एक अच्छा राजा माना गया है। इतिहासकार मेडिवल इंडिया में उसको इसलिए एक ऐसा राजा बोल रहे हैं, कल्याणकारी राजा, क्योंकि वो कल्याण के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो बायस नहीं है, ऐसे इतिहासकार जो सच्ची बात करते हैं, तो उन्होंने उसको एक कट्टरवादी शासक भी कहा है, उसे एक धर्मांध भी कहा है कि धर्म के लिए अंधा है। तो दोनों तरह से हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो काम किए हैं उनसे जनता का फायदा भी हुआ है और हिंदू धर्म के लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी जनता खुश थी, लेकिन जितने लोगों के लिए काम कर रहा है वो लोग एटलीस्ट उससे खुश हो गए थे। तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं कुछ स्किप ऑफ टंग हो गया हो, तो उसके लिए माफ करें। और ऐसी ही और मेडिवल इंडिया की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशंस दें और जल्द ही नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू सो मच।